हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 11th जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ये आप जानते हैं कि क्लास 11th में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस बार 2026 में पूछे जाने का संभावना है। पिछले 4-5 सालों में जिस तरह का क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हम इसको सॉल्व कराएंगे विद कॉन्सेप्ट, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको सॉल्व कराएंगे। सो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इस सेट से क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 27 एन बी इज इक्वल टू 35 एन ए यूनियन बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनियन पढ़ते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसमें हम लोग को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक जानना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यूनियन बी तो आपका दिया हुआ है 50, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 27 और एन बी का वैल्यू दिया हुआ है 35 और आपको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपका हो गया 50 और यहाँ से आपका हो गया 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6 62 हो गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये इंटरसेक्शन बी को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 62 माइनस 50। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका 12 आएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह आप आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसमें एक्स का वैल्यू ही डोमेन होता है। तो आपको देखना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है कहाँ डिफाइन नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है। तो इसमें बोलता है कि ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जो है आपका जीरो इसमें नहीं हो सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि आप देख लेते हैं कि एक्स का कहाँ कहाँ वैल्यू जो है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और यहाँ से होता है ए माइनस बी। ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एक्स का जो है, अगर हम देखें एक्स का वैल्यू -1 और एक्स का वैल्यू +1, अगर हम इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू -1 और एक्स का वैल्यू +1 ये नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि टोटल रियल नंबर इसका होगा पर -1 और +1 ये वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे। हम लोग इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका हम लोग डोमेन लिखते हैं। डोमेन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रेंज टोटल रियल नंबर और उसके बाद हम लोग जो है जो पॉइंट है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं उसको, कि ये वैल्यू नहीं हो सकता। टोटल रियल नंबर होगा पर -1 और 1 नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। इस मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो जब हम जानते हैं कि अगर इसको ग्राफ से भी देखें तो इसका जो मोड का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो क्या होता है, मोड का ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है उसी को हम लोग इसका रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इधर से यहाँ से जीरो और इधर इन्फिनेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू होता ही नहीं इसका। तो मोड का वैल्यू जो है आपका मोड एक्स का जो है आपका रेंज हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0 टू इन्फिनेटिव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव। अच्छा, यहाँ दो ऑप्शन है 0 से इन्फिनेटिव, तो यहाँ से जो है आपका कौन वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका रेंज ऑफ फंक्शन जो है आपका 0 से इन्फिनेटिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 इज। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है और ये हम लोग आई को बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा आप सब जानते हैं, आयोटा का पावर 2 इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, आयोटा का पावर अगर हम लोग 4 का वैल्यू बोले तो ये वैल्यू होता है 1। ठीक है, और आयोटा का पावर अगर 6 निकालते हैं तो 6 निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 4। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा आई इसका -1 और इसका हो जाएगा I1। तो टोटल जो वैल्यू आया यहाँ -1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका वैल्यू हम यहाँ बैठाते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 है तो यहाँ -1 बैठा देते हैं, फिर प्लस आई पावर 4 का वैल्यू आपका 1 है तो 1 यहाँ बैठा देते हैं और 6 का वैल्यू यहाँ -1 है। तो यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है, 1 -1 +1 और यहाँ से -1। यहाँ से सारा जो वैल्यू आपका कट के जो है यहाँ से ये कट जाएगा, एक
-1 +1 और यहाँ -1 +1, कुल मिला के इसका वैल्यू जो है आपका 0 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। उसकी तरफ 5 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 5 नंबर कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं जेड बार से। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ कौन है, -2 है, तो इमेजिनरी पार्ट का आपको क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो जेड इज इक्वल टू 5 - 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। अगर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, a + i b के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है 1 + 1/5 + 2i, तो इसको आपको पहले रेशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको कंजुगेट ऑफ जेड निकालिएगा। तो कंजुगेट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ 5 - 2i, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2i, माइनस को कर देना 2i प्लस, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 5 + 2i। कंजुगेट निकल गया। अब आते हैं 6 नंबर, z इज इक्वल टू 4 - 3i, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं z -1, इसका मतलब होता है 1/z। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं तो 1/z, z का वैल्यू कितना है आपका 4 - 3i, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 3i, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4 + 3i। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से 4 - 3i, 4 + 3i, हम लोग इसको लिख सकते हैं -b × a + b का फॉर्मूला में है a² - 3i का स्क्वायर, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर आ जाएगा 4 + 3i। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है वैल्यू आ गया 4 + 3i, और नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और i² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है मेरा 4 + 3i, ये आ जा रहा है 4 + 3i, और यहाँ से 16, और यहाँ i² का वैल्यू होता है -1। पीछे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ तो आपको प्लस बना देगा 9। ठीक है, यहाँ आपका प्लस बना देगा 9। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 3i, और यहाँ से टोटल वैल्यू जो है 25 आएगा, तो 25 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, 25 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। 4/25 + 3i/25 कहाँ ऑप्शन है, तो ये आप जो है आपका 4/20 फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में, आपको फाइंड आउट करना है कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, पोलर फॉर्म होता क्या है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म आपको पूछेगा, ठीक है, पोलर फॉर्म अगर पूछा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले mod z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का mod z, और फिर यहाँ से आपको cos, और इसका जो एंगल होता है वो होता है आर्गूमेंट ऑफ z प्लस, फिर यहाँ से होता है i sin। ठीक है, और इसका साइन का जो एंगल कौन होता है आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ z को आप थीटा भी मान सकते हैं, यानी कि mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा, थीटा यहाँ क्या होगा आर्गूमेंट ऑफ z। सबसे पहले यहाँ दो चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, एक तो आपको निकालना है mod z, तो mod z निकालना बहुत सिंपल है। mod z निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो बोलता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या करना है रियल पार्ट, तो यहाँ रियल पार्ट कौन हो गया -√3, तो -√3 का स्क्वायर करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, फिर बोलता है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं, तो -1 है, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो 3 + 1, यानी कि आपका रूट, यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा, √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और -1 का, तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आ रहा है आपका 4 आ रहा है, 4 का आंसर आ जाएगा 2। mod z का वैल्यू आ गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप इसका आर्गूमेंट कैसे निकालिएगा। ठीक है, इसका आर्गूमेंट आप कैसे निकालिएगा, तो आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x और y फाइंड करते हैं कि x क्या है और y क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका x क्या है और y क्या है। tan थीटा बराबर होता है mod y/x, तो यहाँ से आपका mod y का वैल्यू -√3 और x का वैल्यू है, सॉरी यहाँ आपका y का वैल्यू है -1, y का वैल्यू है -1 और x का वैल्यू है -√3, तो यहाँ से जो वैल्यू आया 1/√3। अब आपको देखना है tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ थीटा जो है आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होने का मतलब हो गया यहाँ π/6, मतलब कि जो वैल्यू आया वो π/6 आया थीटा। ठीक है, पर ये आर्गूमेंट इसका नहीं होगा, वो आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से सबसे पहले क्वाड्रेंट वाला देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा होता है आर्गूमेंट, इसमें होता है -θ, यहाँ होता है π - θ, और यहाँ होता है θ - π।
अब आपको क्या करना है, देखना है ये वाला वैल्यू एक्स और वाई का, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब आर्गूमेंट इसका क्या होगा, आर्गूमेंट हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो थीटा का वैल्यू आपका जो है निकाल चुके पाई बाई सिक्स में से हम लोग पाई माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है पाई माइनस 6 पाई बाई पाई, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 पाई बाई 6। ये आपका क्या हो गया, आर्गूमेंट हो गया, ठीक है। और हम लोग मॉडुलस निकाले 2, तो इसका अगर हम लोग अगर इसका हम लोग लिखें कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो पोलर फॉर्म लिख देना है। पोलर फॉर्म बहुत सिंपल है, सबसे पहले मोड जेड को लिखना है। तो मोड जेड जो है मेरा कितना आया है, तो मोड जेड अभी हम लोग देखें 2 आया है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखना है कॉस, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना है माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है, प्लस आई साइन और यहाँ से आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल देखते हैं माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा एक माइनस यहाँ बाहर आएगा, तो माइनस आई साइन 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जहाँ भी होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर जो है आपका क्या होगा वो देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ ये इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, ये नंबर में ऐसा है 2 cos 5 पाई बाई 6 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 6, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। उसके बाद आते हैं 8 नंबर, इमेजिनरी रूट निकालना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, 10 क्लास का क्वेश्चन है, बस खाली सिर्फ यहाँ आयोटा आ जाता है। ए का वैल्यू आपको देखना है, यहाँ से 1 है, बी का वैल्यू क्या है आपका 3 है, और सी का वैल्यू आपका 9 है। तो यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकलता है, तो यहाँ से निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से 36, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है -27, डी का वैल्यू आ गया -27। एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 ये, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो माइनस बी का वैल्यू 3 है प्लस माइनस डी का वैल्यू आपका -27 और यहाँ से आपका हो गया 2, ए का वैल्यू आ गया 1। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या आता है, यहाँ से वैल्यू आता है -3 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 3√3 आई बाई 2, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -3 प्लस माइनस 3√3 आई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3√3 आई, ठीक है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में जो है ये बी ही ऑप्शन है, अच्छा सी में आपका ऑप्शन यहाँ होगा, सी ऑप्शन आप 14 भी दिया हुआ मान लेते हैं, और डी ऑप्शन जो है आपका 16 दिया हुआ। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें 2 ऑप्शन मिसिंग था। चलिए NP5 का सबसे पहले जानना है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं NP5 और यहाँ से 42 इंटू NP3 NP5 का क्या हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा 42 और इंटू यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n और यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n यहाँ से फैक्टोरियल n माइनस 5, यहाँ से 42 और फैक्टोरियल n यहाँ हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन निकालते हैं n माइनस 3 और यहाँ से फिर एक माइनस करेंगे n माइनस 4 और यहाँ से क्या बच जाएगा फैक्टोरियल के अंदर n माइनस 5। इसको क्या कराना है, कैंसिल आउट करना है, इसको क्या कराना है, कैंसिल आउट कराना है। तो यहाँ से क्या मिला मेरा, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से आपको मिल गया n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से n का वैल्यू यहाँ हम 7 गुने 6 करने पर आएगा, तो n का वैल्यू यहाँ अगर हम 10 बैठाते हैं तो n का वैल्यू अगर 10 बैठाते हो यहाँ 7 देगा, यहाँ 6 देगा, n का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो n बराबर क्या होगा आपका 10 होगा, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 10, n बराबर क्या हो जाएगा 10। अगला प्रश्न देखते हैं, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज।
कम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या रिलेशन है, तो हम लोग सब जानते हैं कि एन पी आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ऐसे भी फैक्टोरियल हम लोग लिखते हैं, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ से इस तरह भी लिखते हैं, फैक्टोरियल का दोनों साइन होता है तो हम इस तरह लिख रहे हैं। और एन सी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर और यहाँ से फैक्टोरियल एन माइनस आर। बस यहाँ होता है क्या है एक्स्ट्रा, यहाँ एन पी आर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है और यहाँ फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर तो होता ही है, पर यहाँ फैक्टोरियल आर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट हम इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं एन पी आर। तो एन पी आर और नीचे क्या बचा फैक्टोरियल आर, मतलब फैक्टोरियल एन पी आर में फैक्टोरियल आर से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा एन सी आर आ जाएगा। इसका मतलब एन सी आर बराबर एन पी आर बाय फैक्टोरियल आर, ये आपका जो है एन सी आर बराबर ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, 1/4 फैक्टोरियल बाय प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल है। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/4 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से 4 फैक्टोरियल रहने देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या करते हैं 1/5 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, सबको इक्वल में ले आते हैं और यहाँ से x बाय इसको करते हैं 6 × 5 और यहाँ से कर देते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इधर से 1/4 फैक्टोरियल कॉमन आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, ये तो 1 बचेगा प्लस यहाँ बच जाएगा 1/5 और यहाँ क्या बच जाएगा x बाय, ठीक है, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल और यहाँ से आपका 30 बच हो गया, मतलब 6 × 5 = 30 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैंसिल आउट करा सकते हैं, इसीलिए हम लोग 4 फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट किए। अब यहाँ से 5 + 1 आपका 6/5 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x/30। ठीक है, यहाँ से टोटल जो वैल्यू हो जाएगा 6 × 30/5 और यहाँ से आपका x हो जाएगा। तो यहाँ से कटेगा तो x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जाएगा वो आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब अगले प्रश्न को 12 नंबर बढ़ते हैं। एन सी आर प्लस एन सी आर -1। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या होगा 12th का, तो 12th का जो यहाँ आंसर होगा वो आपका इसके बराबर जो है n+1 CR हो जाएगा। मतलब NCR और फिर प्लस NCR -1 अगर करेंगे तो यहाँ से हमको मिलने वाला है n+1 CR, यानी कि इसका जो है आंसर, ये डायरेक्ट फार्मूला है इसका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला 30 नंबर क्वेश्चन आता है। NC8 = NC6, NC3 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या है कि n का वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो NC8 और NC6, तो यहाँ एक रिलेशन होता है कि अगर इस तरह से दो NC8 NC6 अगर बराबर है तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 8 + 6, मतलब 8 + 6, यानी कि n का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, आपका 14 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ समझ लेते थोड़ा सा कि NCX बराबर NCY है। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा x + y। n का वैल्यू 14 मिल गया, तो यानी कि 14C3 NC3, मतलब 14C3 का वैल्यू निकालना है। तभी इसका फॉर्मूला देखें 14 फैक्टोरियल और यहाँ से नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ 14 में से 3 चल जाएगा तो आपका 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने के कितना आएगा 14 × 13 × 12 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से आपका यहाँ आपका 11 फैक्टोरियल था, यहाँ से 11 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल और यहाँ से आपका बचेगा 3 × 14 × 13 और यहाँ से आपका 12 और यहाँ से हो जाएगा 3 2 और ये 1, यहाँ से काटेंगे तो 3 4 बार में कटेगा, 3 × 4 = 12 और यहाँ 2 दूना 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूना 26 और 14, तो 26 × 14 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है मेरा, 14 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यू आपका जो आंसर आ जाएगा इसमें आपका 364 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 364 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे 14 नंबर, फाइंड द 6th टर्म। तो 6th टर्म कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जो है बाइनोमियल थ्योरम से है। तो बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग देखेंगे कि TR + 1th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है, और फिर पहला टर्म x, इसका पावर n - r, और दूसरा टर्म जो है अगर y माने तो इसका पावर r होता है। तो यहाँ से हमको निकालना है 6th टर्म, तो हम सीधे लिखेंगे 5 + 1, n का वैल्यू आपका 9, c, r का वैल्यू कितना हो गया 5 हो जाएगा, x की जगह पर कौन है तो x की जगह है 4x/5 और यहाँ से आपका हो जाएगा n - r, तो n - r यहाँ से हो जाएगा 9 - 5, 9 - 5
फिर यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा -5 बाय, साइन के साथ लेंगे कंप्लीट पूरा 2x, और r का वैल्यू हो जाएगा 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 9c5 को सॉल्व करना है, तो यहाँ से लिख देते हैं 9c5। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x बाय 5, और यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 4, यहाँ से -5 तो एक माइनस यहाँ बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 5 बाय 2x और इसका पावर 5, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9c5, तो यहाँ से 9 को हम लोग 5 बार शॉर्ट तरीका से बिना फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 9 को 5 बार माइनस करना है, 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है। ये आपका 5 बार इसको माइनस करना है, यहाँ लिखना 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको कंप्लीट इधर लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ से 4 का पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 4, आपका 4 बार हो जाएगा, और x का पावर यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 5 5, आपका जो है 4 बार आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा, अब इधर तो हो गया, इंटू यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से भी 5 जो है आपको लिखना है 5 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है 2 को लिखना है 5 बार, ठीक है, 2 को 5 बार लिखना है, और यहाँ से x का पावर 5, तो यहाँ से ये तो एक नीचे x बचेगा, एक तो एक कट जाएगा, यहाँ 5, यहाँ से जो है 4 5 कट जाएगा, तो यहाँ से जो है आपका 1 तो 5 बचेगा। फिर यहाँ से आपका 2 2 2 4 ये 4, तो यहाँ से 4 4 2 कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 दूना 4 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से फिर कट जाएगा 5। तो इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आता है इसका, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ऊपर आ जाएगा 40 50 40, और नीचे आ जाएगा आपका x, और एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो -50 40 बाय x, ठीक है। जो आंसर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, -50 40 बाय x, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला आते हैं 15 नंबर, विच टर्म ऑफ द एपी 10 क्लास का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो tn बराबर आपको दिया हुआ है 379, tn का मान दिया हुआ है आपका 379, ठीक है। तो आपको करना क्या है, a का वैल्यू दिया हुआ 9, और d का वैल्यू हो गया 14 - 9, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। तो अगर हम tn का फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, tn का वैल्यू हो जाएगा 379, a का वैल्यू हो गया 9 प्लस n कितना है, तो n आपको पता नहीं है, और d का वैल्यू आपका हो गया 5। यहाँ से माइनस करते हैं तो 370 आ जाएगा इधर, और यहाँ से n - 1 और इधर × 5, तो 5 को इधर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ से 5 7 35 और 5 चौके 20 74, n - 1 बराबर आपका 74 आ रहा है, यानी कि n बराबर जो है आपका 74 + 1, यानी कि आपका 75 आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75। तो ये 10 क्लास का था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 16 नंबर आते हैं, और व्हाट वैल्यू ऑफ x नंबर है इन जीपी। कोई भी नंबर अगर जीपी में है, मान लो यहाँ से x, वो मान लो a x और यहाँ b ये जीपी में है, तो सीधे क्या हो जाएगा, x बराबर जो है आपका हो जाएगा √ab। x बराबर जो होता है वो √ab होता है। तो यहाँ से इसी तरह करते हैं, x बराबर यहाँ से ये तो जगह पर कौन है, -2/7x है, ठीक है, इंटू और यहाँ से 7/2, ठीक। x नहीं होगा यहाँ, सॉरी यहाँ x नहीं होगा, बाई मिस्टेक यहाँ आ गया है, सॉरी यहाँ जो है ये वाला x आपका नहीं होगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सब। तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x = 1, ठीक है, +1 - 1 दोनों वैल्यू आ जाएगा, x = जो है यहाँ ये हो जाएगा 16 नंबर। उसके बाद आता है 17 नंबर, द डिग्री मेजर ऑफ 3/4 रेडियन। 3/4 रेडियन का आपको डिग्री में आपको वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसका है डिग्री मेजर जो है वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको किसी भी, अगर ये रेडियन में दिया हुआ है तो इसको डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/4 ये रेडियन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 और यहाँ से 180/π इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। तो जैसे हम लोग यहाँ करते हैं तो ये हो गया 3/4, ठीक है, इंटू 180 को रहने देंगे, 180 को रहने देंगे, यहाँ कर देंगे 22/7, तो 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये आपका आ जाता है वैल्यू, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 4 चौका 16 और यहाँ 4 5 20, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता है 135 × 7/22, ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है 945/22, ठीक है। इसको हम लोग अगर करते हैं तो क्या आता है, डिवाइड करते हैं तो 22 को अगर 945 से अगर हम लोग भाग देंगे, रफ पार्ट में करेंगे तो 22 को अगर करेंगे तो 22 चौक 88, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका
ये कट जाएगा, 9 में 8 गया तो ये तो कट जाएगा, यहाँ 5 चल जाएगा तो यहाँ 6 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका 2 बार में चल जाएगा, 22 दूना 44, और यहाँ से टोटल जो वैल्यू आ जाएगा 21। मतलब जो वैल्यू आया वो आया आपका 42.21/22, 21/22। तो ये जो है 42 डिग्री ये हो गया। अब ये जो है 21/22 डिग्री जो हुआ, मतलब जो है 42 डिग्री और 21/22 ये डिग्री हुआ। तो डिग्री को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में करने के लिए 1 डिग्री बराबर जो है आपका फिर 60 मिनट से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है वो कितना आता है वैल्यू, उसको फिर 40 डिग्री हो गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये बी और सी डी में कोई आंसर होगा। इसको आप लोग देखिएगा कैसे सॉल्व करना। 60 होगा, 60 यहाँ से आपका डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर देगा इसको, और फिर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। 18 नंबर आता है वैल्यू ऑफ cos 15 पाई। तो cos 15 पाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको लिख सकते हैं cos, ठीक है, इसको 7 × 2 पाई, 7 × 2 पाई मतलब 14 पाई प्लस, ठीक है, और पाई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है आपका 2 पाई है तो इसलिए cos का cos ही रहेगा और यहाँ से cos पाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका कौन क्वाड्रेंट में आया, अगर 2 पाई 7 बार रोटेट करते तो यहाँ आता है और पाई यहाँ आएगा आपका, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो -1 आएगा, यानी कि cos पाई का वैल्यू आपका -1 आ जाएगा। 18 नंबर का सी हो जाएगा। फिर आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कोसेक -41/4। तो यहाँ से आपको कोसेक माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कोसेक 41/, कोस यहाँ बाहर, कोसेक बाहर आ जाएगा। सिर्फ कोस और सेक में जो है नेगेटिव बाहर नहीं आता है और लोप हो जाता है, यहाँ से कोसेक हो जाएगा कोसेक। तो यहाँ से कितना होगा माइनस कोसेक, कोसेक इसको लिख सकते हैं 5 × 2 पाई, ठीक है, प्लस π/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस कोसेक, कोसेक यहाँ से आ जाएगा π/4, ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक π/4 का वैल्यू हो जाता है √2। साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका जो है कोसेक π/4 का वैल्यू -√2, तो इसका आंसर हो जाएगा -√2। उसके बाद 20 नंबर 10 13 π/12 का वैल्यू निकालना है। तो 10 13 π/12 का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 3 π/4 और प्लस यहाँ से लिख सकते हैं π/3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 10a + b का फार्मूला क्या होता है, तो 10a + b का फार्मूला होता है 10a + 10b, 10a + 10b बाय नीचे हो जाता है 1 - 10a × 10b, ये हो जाता है आपका वैल्यू। तो 10 3 π/4, 10 3 π/4 का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है, इसका वैल्यू होता है -1, और यहाँ से π/3 ये जो है आपका 60 डिग्री, इसका वैल्यू √3। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 प्लस यहाँ आता है √3, ठीक है। कुल मिला के अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने पर क्या मिलता है, यहाँ से √3 + 1 या √3 - 1 हो जाएगा, यहाँ √3 - 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका ऊपर में हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो √3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 √3 आ जाएगा, और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 - 1 यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ 3 और 1 √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 - 2 √3 और यहाँ से आ गया 2, ठीक है। इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 - √3 और बाय 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा वो 2 - √3 आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इस बार 2026 में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो आज सभी क्वेश्चन, इसको सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग किए। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।